तो कार्यक्रम आज गांधी जयंती की पूर्व दिवस पर जो हम लोग यहाँ बैठे हैं पुलिया प्रसंग के साथी सभी के हमने वक्तव्य सुने। 12 वक्तव्य यहाँ पर हो चुके हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि हम लोग जिसे कहते हैं कि ओपन एयर डिबेट आर्ट, हम लोग उसको आर्ट नाम से अंग्रेजी में कहते हैं, ओपन एयर डिबेट। तो खुला मंच है मुक्तागाछी पुलिया पर जो बैठते हैं। तो आज रविवासरीय परिचर्चा के अंतर्गत हम लोगों ने सोचा कि गांधी के अंतस पर हम लोग बातचीत करें, तो चर्चा करें। लेकिन यहाँ जो वक्तव्य आए वो इतने बहुकोणीय थे कि सचमुच में बड़ी बड़ी संस्थाओं में भी इस तरह की परिचर्चाएं बहुत कम हो पाती। इतने एंगल्स गांधी के व्यक्तित्व को लेकर के यहाँ पर दिखाई दिए, इतने कोण दिखाई दिए, गांधी को देखने के इतने सारे दृष्टिबिंदु विकसित हुए। मैं यहाँ उपस्थित सभी वक्ताओं के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ, अपना स्नेह देता हूँ। इसी तरह पुलिया को आप लोग जीवंत बनाए रखें और यह सबकी है और सबके लिए है। सबसे पहले ये अकबर इलाहाबादी का एक शेर याद आता है, बुझी जाती थी सम्मा मशरिकी मगरिब की आंधी से, उम्मीदें रोशनी कायम है केवल भाई गांधी से। ये देखिए अकबर इलाहाबादी किस तरह से गांधी को देख रहे हैं। बुझी जाती है सम्मा मशरिकी, माने पूरब की जो ज्योति है बुझ रही है पश्चिम की दबाव से, लेकिन कैसे उसको जलाए रखना है। उम्मीदें रोशनी कायम है केवल भाई गांधी से। तो गांधी जी हमारे लिए एक उम्मीदी रोशनी के रूप में हमारे बीच मौजूद है। बहुत सारी बात हुई और मैं इसको महसूस करता हूँ, पता नहीं क्या कौन सी स्थितियाँ थी कि गांधी जी हमारे बीच सदाबहार विचार बिंदु को लेकर के उपस्थित होते। और बार बार लगता है कि एक ऐसे महामानव हमारे बीच जिनके संसार का शायद ही कोई क्षेत्र हो जिसमें गांधी की उपस्थिति न हो। साहित्य, कला, संगीत, समाज विज्ञान सब जगह गांधी की उपस्थिति है। और चूंकि हम लोग साहित्य से जुड़े ज़्यादातर यहाँ उपस्थित लोग हैं, तो मैं एक बार सोचता हूँ ऐसा क्या था कि गांधी को हर पक्ष ने, हर लोगों ने, हर विधाओं ने अपनाया, अपने तरीके से गांधी खोजा। माने गांधी एक तरह की खोज के विषय कैसे बने, अपने लिए लोगों ने उनको खोजा और न केवल खोजा बल्कि पसंद किया गांधी को। तो कई बार मुझे लगता है कि गांधी का पूरा जो स्वरूप था वो बहुत ही काव्यमय था और बहुत ही सांगीतिक था। यानी पूरा जो व्यक्तित्व था वो इतना मुग्धकारी था। तो उसके पीछे उनके व्यक्तित्व में मुझे लगता है कि इनकी जो सांगीतिकता थी उनके व्यक्तित्व में, यानी जिसे हम लोग कहते हैं कि पूरा व्यक्तित्व ही एक छंद था जिसमें एक इतना सहृदय था तो मौजूद थे ही, लेकिन उसमें एक तरह का इतना आवेगिक अन्वित थी गांधी के इस पूरे व्यक्तित्व में कि हर किसी को लगता था गांधी जी अपने। जिसे आप कह सकते हैं कि और जो पूरा का पूरा व्यक्तित्व था, इसे कहते हैं कि बंधन के प्रति विद्रोही चेतना थी उनकी। बंधन के प्रति विद्रोही चेतना का मतलब किसी भी अकारण की पराधीनता को, आरोपित गुलामी को गांधी ने कभी स्वीकार ही नहीं किया। ये गांधी के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता थी। इसी नाते जब श्रम की बात पर शैलेंद्र जी चर्चा कर रहे थे, अन्य मित्रों ने जो चर्चा की, तो मुझे ऐसा लगता है कि गांधी का जो अंतस था वो श्रम के संगीत से बनता था। यानी श्रम का जो संगीत था वही उनका अंतस था। और आप देखिए कि उस श्रम को गांधी जी इतना महत्व देते थे कि बार बार ज्ञान और देह, यानी श्रम और ज्ञान और विज्ञान के बीच लगातार एक अनियमित बनाए रहते, समन्वय बनाए रहते थे। ऐसा नहीं था कोई चीज अनलोडेड हो जाए या अनियंत्रित या अनइवन हो जाए, अनियंत्रित हो जाए, ऐसा गांधी का था नहीं। एक तरह कह सकते हैं कि वो जो आलोक मंडित, उनका जो अंतस था वो आलोक मंडित था।
और जो आलोक मंडित अंतस के व्यक्ति थे गांधी जी, उसका मतलब ये था कि भारतीय जो ज्ञान परंपरा थी, तो भारतीय ज्ञान परंपरा की जो समन्वयशील धारा थी, उसके वे आधुनिक प्रस्तुता थे। ऐसा मुझे लगता है गांधी जी सोचते थे कि भारतीय ज्ञान परंपरा की जो समन्वयशील धारा थी, जो अंततः मनुष्य को मुक्त करती थी और हाशिए के समाज को उठाने की कोशिश, उसके उत्थान के प्रति निरंतर, यानी एक तरह का सामाजिक जो शक्ति थी गांधी की, वह हाशिए के समाज की तरफ हमेशा उन्मुख थी और गांधी जी हमेशा मार्जिन के साथ खड़े रहने वाले व्यक्ति थे। और अब इसे देखिए कि जब उनको लगा कि कांग्रेस मध्यवर्गीय चेतना से आपूरित हो चुकी है, तो गांधी का लगातार कांग्रेस के भीतर भी टकराव चलता रहा, सतत संवाद चलता रहा। और गांधी जी, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि जब देश आज़ाद हो रहा था, आज़ादी का जश्न मना रहा था, गांधी जी नोआखाली में हिंदू मुस्लिम के बीच जो दंगा हुआ था उसको दुरुस्त कर रहे थे, वो दिल्ली में नहीं थे। तो ये जो गांधी का जो अंतस था, वो इन सब जो स्थितियाँ थी उनसे बनता था। और इसीलिए देखिए कि साहित्य में भारतीय साहित्य में अगर किसी एक व्यक्ति की सदाबहार उपस्थिति के बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं तो केवल गांधी हैं, जिनको भारतीय साहित्य का एक नाम है। और उसके पहले बुद्ध, तो बुद्ध और गांधी, जाहिर सी बात है कि गांधी के प्रेरणा के स्रोत भी बुद्ध ही थे और बुद्ध की अहिंसा थी। तो ये सारी चीजें थी। अब आप इसमें देखिए कि बहुत सारी बातें गांधी पर हम लोग कर सकते हैं। मैं दो बातें करना चाहता हूं आज के दिन, जिस पर हमारे पूर्व के विद्वानों ने चर्चा भी की, लेकिन थोड़ा मैं उसको विस्तार से दो बातों पर। एक देखिए गांधी का जो हिंद स्वराज है और दूसरी है गांधी की आत्मकथा। और इन पर लेकर के बहुत सारे काम हुए हैं और शैलेंद्र ने उसकी तरफ बहुत अच्छे से इशारा किया, अभिषेक ने भी उसकी चर्चा की, बहुत सारे मित्रों ने उसकी चर्चा, देवेंद्र मिश्र चले गए, प्रोफेसर देवेंद्र मिश्र, उसको उन्होंने चर्चा की। अब जब हम लोग हिंद स्वराज, आप जानते हैं कि हिंद स्वराज एक तरह का संवाद की शैली में लिखी गई उनकी पुस्तक है और साम्राज्यवाद, आधुनिक सभ्यता की साम्राज्यवादी और पूंजीवादी और औद्योगिक सभ्यता का क्रिटिक रचता है, जिसकी पूरी चिंता में गांव को कैसे बचाया जाए और शहर होते गांव को कैसे महत्व दिया जाए कि शहर पर ध्यान न जाकर के लोगों का गांव कर रहे। तो आप देखिए उनकी जो पूरी संवेदना है, उनकी जो वक्तृता है, उनकी जो सोच है, वह गांव को बचाने पर केंद्रित रहती है। गांव कैसे बचे, बार बार वो हिंद स्वराज में इसकी बुनियाद की बात करते हुए इस पर वो जोर देते हैं कि ये जो नगरीकरण हो रहा है यह असल में पश्चिम का अंधा नुकड़ है और पश्चिम के अंधा नुकड़ का परिणाम ये रहा है कि भारतीय गांव की जो जातीय ताकत है, सामर्थ्य है, वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। तो कहते हैं कि भारतीय गांव की ग्रामीण चेतना को, यानी उसकी स्वायत्तता को, उसकी स्वाधीनता को, उसके स्वाभिमान को, उसके अपनेपन को कैसे रिस्टोर किया जाए। कैसे गांधी जी की चिंता में यह है कि उस गांव को कैसे रिस्टोर किया जाए जो विकास तो पाए लेकिन नगर की तमाम जो दुर्व्यवस्थाएं हैं उससे मुक्त भी रहे। और आप देखिए कि उस पूरे की पूरे हिंद स्वराज में पर्यावरण को लेकर के बड़ी गंभीर चिंताएं। और आप मत भूलिए कि इस समय में पिछले 2 दशक से पूरी दुनिया में 2000 के बाद पर्यावरण की जो बृहत्तर चिंताएं हमारे सामने व्याप्त हुई हैं पूरी दुनिया में, उसमें गांधी पूरी दुनिया के एकमात्र ग्लोबल लीडर हैं जिनको आधार बना के लोग सोचना शुरू किए हैं, जो चिंतन करना शुरू कि पर्यावरण को कैसे बचाया जाए। क्योंकि पर्यावरण और मशीनीकरण, माने पर्यावरण को कैसे सुरक्षित किया जाए और मशीनीकरण से मनुष्य को कैसे मुक्त किया जाए। गांधी जी मशीन के विरुद्ध एकदम नहीं थे। वो इस बात को बार बार कहते हैं हिंद स्वराज में
कि मशीन के द्वारा मनुष्य की जो गुलामी स्थापित की जा रही है, हम उस गुलामी के विरुद्ध हैं। मनुष्य की गुलामी का मतलब यह हुआ कि मनुष्य अपने श्रम से विलग होता जा रहा है, अलग होता जा रहा है। तो श्रम का जो अलगाव है गांधी के अंतस में पीड़ा उत्पन्न करता है, जिससे श्रम के प्रति, किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति वे संवेदनशील होते हैं। इस बात को भी ध्यान देना चाहिए कि गांधी जी बार बार कहते थे कि पश्चिम के साम्राज्यवादी नीतियों और पूंजीवादी नीतियों को अपना करके भारत, कम से कम भारत और तीसरी दुनिया के लोग विकसित नहीं कर सकते। क्यों? देखिए, वो जो बात बड़ी महत्वपूर्ण है और आप लोगों को ध्यान देनी चाहिए, वो चिंता बात ये महत्वपूर्ण है। वो इस बात को जोड़ के कहते हैं कि पूरा की पूरा पश्चिम ने तो पूरी गुलामी की जंजीरें पूरे में बिछा दी और आपका जितना था आपने दोहन कर दिया, आप दोहन कर लिया। आपके पास ये क्षमता नहीं है कि आप अपने साम्राज्यवाद के दायरे में, अपने सारी औद्योगिकरण के दायरे में पश्चिम का शोषण करें। तो किसका शोषण करेंगे आप? आप जब उद्योगों के माध्यम से श्रम से विलग होंगे, भारतीय व्यवस्था जो होगी, तो वह पश्चिम का शोषण करने की सामर्थ्य तो है नहीं, तो वह अपने ही लोगों का शोषण करेगी, अपना ही शोषण करेगी। और आप देखिए कि जब हमारे पास उद्योग आए, हमारे पास क्षमता ही नहीं, हम पश्चिम का शोषण, हमने अपना शोषण करना, तो अपने आदिवासी समाज का शोषण कर दिया, हमने अपने जंगलों का शोषण करना शुरू कर दिया और विकास की जो अनियंत्रित गति में हम चले गए, उसका दुष्परिणाम ये रहा कि हमने पर्यावरण को लेकर के उतनी सजगता दिखाई नहीं। और आज फिर से गांधी जी हमारे लिए बौद्धिक निर्माता के रूप में मौजूद है। आज फिर हमारी जो सत्ता है, हमारी व्यवस्था है, हमारी राजनीति है, बार बार गांधी का नाम ले रही है कि गांधी को लेकर के कैसे अपने पर्यावरण को के प्रति सजग किया जाए, कैसे उसे बचाने की कोशिश की जाए। तो ये चीजें रही, ये गांधी, आज के दिन गांधी को याद करने की बड़ी जरूरत है। दूसरी बात आप देखिए कि सत्य के प्रयोग जो गांधी ने लिखा था 1925 में तक 1921 के उनके जीवन का है, तो आप ये न भूलिए कि जिस जगह पर, जिस परिसर में बैठे हुए गांधी जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 4 बार आए थे। IIT पुलिया के जिस जगह पर हम लोग बैठ करके गांधी पर बातचीत कर रहे हैं, इसी परिसर में गांधी जी 4 बार आए और बनारस गांधी जी 11 बार आए। ये रिकॉर्ड है, बनारस गांधी जी। और 1902 में गांधी जी जब बनारस आए थे, तो विश्वनाथ मंदिर, जो आज विश्वनाथ मंदिर भव्य बना हुआ है, उसका उन्होंने उसका चित्र किया अपनी आत्मकथा में, और उसकी गंदगी को लेकर के, उसमें शौचालय की व्यवस्था को लेकर के, उसमें जो पुजारियों का जो तमाम तरह का उद्रेक जनित शोषण, धर्मी आकर्षण था, उसको लेकर बड़ी निंदा की है। पान की पीक को लेकर थूक देते हैं। और गांधी जी इस बात को वहाँ लिखा बड़ी पीड़ा से कि हिंदुस्तान के लोग अपने ही संस्थाओं को, अपनी भी धार्मिक जगहों को सफाई और स्वच्छता से जोड़ने का शौर्य नहीं सीख पाए। ये गांधी जी का संदेश है। गांधी जी आप देखिए कि जब 1916 में, 1920 में, 1921 में, 1942 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय कैंपस में आए थे। 1942 में जो आए थे, तो जो गांधी चबूतरा बना हुआ है और जहाँ पर वो इग्नू का सेंटर है, वहीं पर बैठ के उन्होंने अपना वो आसन जमाया था और एक साधना की थी महाराज। तो वो सब बातें उसके विस्तार में जाने का ये अवसर नहीं है। लेकिन सोचिए कि 1916 में जो गांधी जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन सत्र में भाषण दिया था, तो आप ये भूलिए कि जो उनकी स्वाधीनता थी, स्वविवेक था, स्वचिंतन था और अनाधीनता की चिंता थी। गांधी जी पश्चिम के इंडिपेंडेंस को वो का अनुवाद नहीं करते थे। असल में जो हम स्वाधीनता की बात करते हैं, वो तो है कि स्वाधीनता में जिस स्वाभाविकता की बात गांधी जी करते थे, वो इंडिपेंडेंस का हिंदी अनुवाद नहीं हो सकता, वो अनाधीनता है। और अनाधीनता का मतलब होता है कि हम किसी और के अधीन हो ही नहीं सकते। और जब किसी और के अधीन नहीं हो सकते, तो देखिए काव्य की जो मैं कहा कि मूलतः काव्य धर्मी, उनका अंतस मूलतः काव्य धर्मी था। आप जानते हैं कि भारतीय कविता की जो सबसे पुरानी परंपरा है, उसमें सारे शास्त्रकारों ने, मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे जो काव्य शास्त्र है, हमारे जो औपनिषदिक शास्त्र हैं, उनमें एक बात बड़ी कॉमन है कि कवि अपनी प्रतिभा के अतिरिक्त किसी और की अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता। गांधी जी
जाने अनजाने उसी विराट परंपरा की आधुनिक उपस्थिति थी। इसी नाते गांधी में ये सब सारी चीजें दिखाई देती हैं। तो बहरहाल जब वो सब गांधी जी आए तो गांधी जो पुराने जो बुनियादी चिंता व्यक्त की थी वो थी भाषा को लेकर के, अभिषेक भाषा को लेकर के। उन्होंने कहा कि ये जो चोगा पहन करके जो पूंजीपति टाइप राजा महाराजा आए हैं, इनसे भारतीय ज्ञान शिक्षा का विस्तार हो ही नहीं सकता, भारतीय ज्ञान परंपरा का ऐसा विकास हो नहीं सकता जिसमें हम व्यक्ति को, छात्र को, मनुष्य को मुक्त करें। संभव ही नहीं। ये सब महालोग हैं और बहुत संपन्न लोग हैं। दूसरी बात, अंग्रेजी माध्यम से भारतीय शिक्षा का विकास हो नहीं सकता। बहुत गुलामी, अंततः अंग्रेजी भाषा एक दूसरी तरह की गुलामी, एक गुलामी को दूसरी गुलामी से विस्थापित कर दी। तब गांधी जी ने हिंदी में कहा, मैं गुजराती हूँ लेकिन हिंदी को प्रोत्साहित करता हूँ। तो आज के दिन ये भी जानिए कि हिंदी उनके लिए महज भाषा नहीं थी, वो सांस्कृतिक चिंतन का निकष्ट कसौटी थी जिसमें गांधी जी की आत्मा रची बसी थी कि वो संवाद की भाषा इसको बनाए रखना चाहते थे। एक तो ये मुझे कहना है। दूसरी बात जो अभी बात आई श्रम को लेकर, जो मैंने कहा गांधी जी का अंतस श्रम का संगीत, श्रम का संगीत ही उनका अंतस का निर्माण करता है। अब उसके बाद देखिए, उन्होंने चरखे को लेकर के बड़ा आंदोलन किया, श्रम से जोड़ा उन्होंने और कहा कि भाई ऐसा है। तो उस पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ, टैगोर से बड़ा उनका विवाद हुआ। 1925 में ही मॉडर्न रिव्यू में टैगोर ने चरखा के खिलाफ एक बड़ा लेख लिखा था और रविंद्रनाथ टैगोर जो कवि कहलाते हैं, बड़े कवि और बंगाल के, जिसको गांधी जी जिनका बहुत महत्व मानते, बहुत महत्व देते थे, तो उस पर उन्होंने चरखे का मजाक उड़ाया था। गांधी जी चरखे का मजाक उड़ाया था और कहा था कि चरखा जो है एक निष्ठता को बढ़ावा देता है, एकल सोच को बढ़ावा देता है। और उन्होंने यह भी कहा था कि भाई हमारा एक वो बड़ा मजेदार है शैलेंद्र, जाने लायक वो प्रसंग। और टैगोर लिखते हैं कि मॉडर्न रिव्यू लिखा 1925 में कि इस पक्ष पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता। वो कहा कि भाई पुरी में हमारे साथ हमारे परिचित पुरी में गए और पुरी में जाकर के उन्होंने प्रसाद जगन्नाथपुरी की बात, जगन्नाथपुरी की महत्ता और सत्ता तो बड़ी पुरानी थी। तो उन्होंने कहा कि भाई बहुत ये वहाँ गए तो उनके दिमाग में ये बात भरी कि भाई ये पुरी जी का जो प्रसाद है, भोजन प्रसाद है, ये देवता तो खाते नहीं, भगवान जगन्नाथ तो खाते नहीं, तो कुछ मिठाई लेते थे, कुछ अन्न लेते थे, जो भी लेते थे कहते इसको नहीं चढ़ाना है। तो उन्होंने कहा कि अंततः उन्होंने सोचा कि ये सब कुछ नहीं तो टमाटर चढ़ा, टमाटर चढ़ा। अब कहा कि चरखे का निवेदन करना पूरे देश से वैसा ही है जैसे भगवान जगन्नाथ में प्रसाद रूप में टमाटर चढ़ाना। अब इस प्रसंग को बहुत कम लोग जानते हैं, टमाटर चढ़ाना। तो गांधी जी को बहुत खराब लगा। नहीं, गांधी जी ने जो प्रतिवाद किया, जो जवाब दिया है वो बड़ा मजेदार है। और कहा कि भाई ये जो एक रूपता की बात है ये मैं सहमत नहीं हूँ और टमाटर जैसी बात भी करना मैं नहीं चाहता। मैं तो केवल चरखा के माध्यम से ये कहता हूँ कि भारतीय गांव अधिकतम स्वाधीनता और स्वायत्तता के दायरे में कम से कम 1 घंटा श्रम करे निरंतर। उस श्रम से उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और उसके ज्ञान में सुविधा भी होगी, यानी वो तमाम तरह की जड़ताओं से मुक्त रहेगा। और दूसरी बात कहा उन्होंने कि चरखा हमारे लिए स्वाधीन चिंतन, स्वविवेक का परिचायक है। हम कहीं नहीं ये कहे हैं, बड़ी विनम्रता जवाब, हम कहीं ये बात को नहीं कहते कि भाई पूरा देश सब काम छोड़ के चरखा चलाएंगे। अपने बहुत सारे कामों के बीच में यह भी एक काम है, वैसा ही करें। तो गांधी जी के इस जवाब के बाद में टैगोर के इसका एहसास हुआ कि कुछ ज़्यादा ही चरखा की आलोचना हो गई। और इन दोनों प्रसंगों पर अगर हमारे छात्र ने पढ़ा तो निराला ने बहुत सुंदर लेख लिखा। निराला रचनावली में संकलित है दोनों को लेकर के। और निराला ने जो टैगोर को बहुत मानते थे, टैगोर के खिलाफ गांधी के साथ खड़े और चरखे को उन्होंने एक तरह का उसकी कटाई को लेकर के उन्होंने कहा कि चरखा हमारी आत्मा में बसता है। कबीर को, हमारी भक्ति संप्रदाय की पूरी परंपरा को बगैर चरखे के आप समझ सकते हैं। वो कहा कि कबीरी और फकीरी परंपरा से आया हुआ है, जिसमें देह को स्वस्थ रखने के साथ साथ मनस को भी संतुष्ट रखना है
और आत्म उत्सर्ग की भावना से जुड़ना है। क्योंकि वस्त्र अगर अपना रहेगा, अपने देश का रहेगा, अपना काता बुना रहेगा, तो आपका चिंतन भी अपना होगा। कहा कि मैनचेस्टर से कपड़े पहनने की बात मैं नहीं करता, मैं चाहता हूँ कि गांव में बने कपड़े सूत के लोग पहने और काते बुने। तो आप देखिए कि गांधी का जो पूरा का पूरा स्वरूप है, उसको इस रूप में हम लोग देखते हैं। तो गांधी का जो अंतस बनता है वो हमारे तमाम युग पुरुषों के संघनित विचार परंपरा से ही बनता है। कुछ संघनित विचार परंपरा थी। गांधी जी ने भक्ति साहित्य को पढ़ा था, गांधी जी ने पश्चिम के तमाम विचारों को, भाई रस्किन का अनटू द लास्ट। तो आप देखिए कि जिसमें अंत्योदय की बात आती है, तो ये सत्याग्रह की बात आती है। तो तमाम तरह की जो पश्चिम का, पूरब का जितना गांधी ने पढ़ा था, गांधी ने उसको आत्मसात किया था, गांधी पचाया था। तो ज्ञान का मतलब ये है कि बहुत सारा अध्ययन न करना, जितना करना उसको पचा जाना, उसको व्यवहार में ले आना। और आप देखिए कि ये जो खुलापन गांधी जी का था, गांधी के चिंतन में जो खुलापन था, जो ओपननेस, वह खुलापन ही वह आधार था जिसके कारण से अपने अपने गांधी रहे। और गांधी, हर लोगों ने अपनी तरह से गांधी को देखा। आज पुलिया प्रसंग ने भी अपने हिस्से के गांधी पर चर्चा की। आप सब आए, आप सब सुने, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से चर्चा हम लोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।